So, what is the basic advantage of platform and independent? And give me one disadvantage of platform independent. Hmm. It reduces the security. It increases the security. It never reduces the security. It always increases the security because every platform independent language generate an intermediate code. Okay, the intermediate code which is not directly associated with the machine code like ASCII or ABCDIC. Okay, and basically these intermediate codes are generated by the company. Okay, that are providing the programming language. Okay, and that code is not published globally. So we don't know how A can be represented in the intermediate mode or bytecode mode. Okay, हमें नहीं पता है. तो जब हमें पता ही नहीं है कि A का इंटरमीडिएट कोड क्या है, ठीक है, वो पाइथन लैंग्वेज, वो जावा लैंग्वेज कैसे A को जनरेट कर रहा है बाइट कोड, ठीक है. तो जब जान ही नहीं सकते हैं तो फिर उसको हम डिक्रिप्ट, जब जो इनक्रिप्ट किया हुआ है उसको डिक्रिप्ट करना हमारे लिए संभव नहीं. क्लियर? जब कम्युनिकेशन होता है तो एक जगह से दूसरे जगह जो डाटा जाता है पाइथन का या जावा का, वो किस फॉर्म में जाता है? बाइट कोड के फॉर्म. ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है? ठीक. हैकर जो भी हैकिंग होता है, सिक्योरिटी मतलब हैकिंग, वो कहाँ होता है? दो सिस्टम या दो सिस्टम के बीच में, यही ना होगा. ठीक है, तो हैकिंग अगर होगा तो वो क्या हैक कर रहा है? यहां से भेजने से यहां से रिसीव करने तक. ठीक है, तो बाइट कोड है. ठीक है, बाइट कोड हैक करेगा, हैक कर लो भाई. हैक तो रोज हो रहा होगा, लेकिन हैक करने के बाद उसको डिकोड करना मुश्किल है, वो नहीं कर पाएगा. ठीक है, इवन तो कहता है कि रोबोट भी लगाइएगा. बहुत तरह के ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम आज की डेट में आ गए हैं कि रोबोट्स भी लगा दीजिएगा जिसमें RSA एल्गोरिथम, DEF, नेटवर्किंग अगर पढ़े होंगे तो उसमें जिक्र हुआ होगा. ठीक है, कि रोबोट भी लगाइएगा तो 100-150 साल उसको भी डिकोड करने के लिए लग जाएगा. आदमी तो दूर की बात है. और 100-150 साल, यहाँ तो 20 साल में जनरेशन चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है. ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम चेंज हो जा रहा है. सर वेटिंग में है सर, संजीव कुमार एक्सेप्ट कर लीजिए. तो दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ द बाइट कोड. ओके, सिक्योरिटी ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है. तो कभी सिक्योरिटी को लेके इसमें नहीं कीजिएगा क्वेश्चन मार्क. और यही वजह है कि जितने फाइनेंशियल सेक्टर्स है उनकी सॉफ्टवेयर या तो जावा में बनी हुई है या .NET पे बनी है. ठीक है, यही सब कारण है. क्यों कारण है? क्योंकि वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है. उसमें हैकिंग अगर हो रहा है तो उसको, उस डाटा को वो लोग डिकोड नहीं कर पाए. बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, तो ज्यादातर फाइनेंशियल कंपनी का हम जो सॉफ्टवेयर है वो सब हम देखते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज पे ही काम होता है. ठीक है, तो ये तो इसके आप एडवांटेजेस. एक डिसएडवांटेज अगर हम आपसे पूछे कि क्या हो, इस तरह के लैंग्वेज को हम लोग डायरेक्ट रूप से कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे. कैसे कर पाएंगे? वी कांट क्रिएट एन कंपाइलर, we can't create an interpreter, we can't create new operating system by using the platform independent language. क्योंकि इन चीजों को करने के लिए अगर किसी OS को बनाना है, किसी कंपाइलर को बनाना है, किसी इंटरप्रेटर को बनाना है, तो उसको मशीन इंटरेक्शन करना पड़ता है. ठीक है, उन चीजों को मशीन की जानकारी होनी चाहिए. और ऐसे लैंग्वेजेस में मशीन से डायरेक्ट इंटरेक्शन का कोई समाधान, कोई स्टेटमेंट आपको दिया नहीं जाता है. तो ये इसका क्या हो गया? ठीक है,
यही वजह है कि आज भी किसी भी नए रिसर्च में, ठीक है, पाइथन और जावा के बजाय सी सी प्लस प्लस का ही इस्तेमाल किया जाए। ओके, सी सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है ना, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। और सी सी प्लस प्लस में आप पढ़े होंगे कि दोनों तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके ओके। हाँ, अब इंटरनेट नेटवर्क सपोर्टेड अगर लैंग्वेज हो जाए तो इसका मतलब वो नहीं हो जाता है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए जावा पढ़िएगा या पाइथन पढ़िएगा, इंटरनेट बेस हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आ गया, तो इसके आ जाने से इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि हम कोई ड्राइवर बना सके, कोई इंटरप्रेटर क्रिएट कर सके, कोई कंपाइलर क्रिएट कर सके, कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोच सके, या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्टिकुलर बिहेवियर को हम क्रिएट कर सकें। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी तब हम उसे कहेंगे ये सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उस प्रोग्रामिंग में डेवलप कर सकते हैं। ये काम आप पाइथन और जावा में या किसी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में नहीं कर पाए। ठीक है, ये जब होगा किस में होगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज में। ऑब्वियसली, बिल्कुल लिखा गया। अब लेकिन पाइथन में सिर्फ सी ही का इस्तेमाल नहीं है। पाइथन का जो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसमें सी सी प्लस प्लस के अलावा और भी स्मॉल टॉक बहुत सारे लैंग्वेजेस का, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस का कॉम्पोजिशन उठाया है, जहां से जो उनको अच्छा मिला सब डाल दिया। तो तुम कंपाइलर के बोले, फिर आइडियली बोलने लगे, क्या मतलब, नहीं समझ। पाइथन में जो हम करते हैं, वो जो इन्वायरमेंट है वो आइडियली इन्वायरमेंट है। ठीक है, जिसमें हम काम करते हैं। और सी में जो टर्बो में जो विंडो आता है वो उसका आइडियली है, जिसमें हम सी का काम करते हैं। तो तुम पूछना क्या चाहते हो, जो आइडियली है तो ऑब्वियसली सी का है। सी को असेंबली में लिखा गया है। सबका कोर लैंग्वेज कौन, ये शुरू में बताए थे। दुनिया में कोई भी लैंग्वेज हो, उसका कोर पूछे कोई भी, तो आंख बंद करके क्या बोल रहा है, असेंबली। और कोई पूछे असेंबली का कोर कौन, मशीन। ठीक है, क्योंकि आपको असेंबली नहीं दिया जाता, आप कन्वीनियंट नहीं होते, असेंबली नहीं मिलता तो आप हाई लेवल पर नहीं जाते। ठीक है, और असेंबली असेंबली के बाद हाई लेवल नहीं मिलता तो आप नए नए फीचर जो डीबीएमएस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो आज के डेट में आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, यहाँ तक नहीं आपको बनता, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रहती। तो सबका कोर लैंग्वेज कौन है, असेंबली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टोटल जितने भी फ्रेमवर्क आप देखिए सब इसी पे, उसको लास्ट में डिकोड कर ही देना है किसमें, असेंबली, करना ही करना है उसको। ठीक है, जो डॉट नेट में है सीएलआर काम कर रहा है, वो भी ले जाके उसको असेंबली में बना रहा है। सब वही करता है, टोटल वही करेगा। आपका यहाँ पे भी पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन, ये अपना बाइट कोड फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ले जाके फिर इसको असेंबली में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्योंकि वो इसको असेंबली समझेगा। सबका वही काम। हाँ, ऑब्वियसली मशीन इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करता है। नहीं, असेंबली में दो चीज हो गया ना, असेंबली एक तो आपका जो वर्क है वो इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, स्टोरेज है, इनसे। ठीक है, तो इनको तो वो मशीन में तो कन्वर्ट कर रहा है ताकि वो वर्क किया जा सके। साथ साथ इन चीजों को कराने के लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज का भी तो लिंकिंग होना चाहिए, जिसको आप लिंकर लोडर ये सब जो आप पढ़े थे। ठीक है, तो वो भी तो इसमें ऐड करेगा। लिंकर लोडर का कंसेप्ट हटा देगा तो आपके फंक्शंस की लिंकिंग कैसे चलेगी। तो वो सब भी जो इसमें ऐड करता है, उसी को हम लोग नाम दे रहे हैं मशीन इंस्ट्रक्शंस। ये सब ऐड कर देगा तो जो रिजल्टेंट बनता है वही ईएक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है, बिल्कुल। ठीक है, ओके।
बिल्कुल बिल्कुल, Good afternoon, sir. क्योंकि रन टाइम पे ही आपका लिंकर लोडर का कंसेप्ट आता है। रन टाइम पे ही किसका कंसेप्ट आता है? लिंकर और लोडर का आता है। अब कंपाइल करा लिया तो थोड़ी आपका प्रोग्राम रन कर गया, थोड़ी फंक्शन मेमोरी में चला गया, नहीं। जब रन करेगा, फंक्शन का यूज होगा, तब फंक्शन उठ के मेमोरी में जाएगा। तो वहां पे लिंकर और लोडर की जरूरत है। लोडर का काम है, ठीक है, जिस भी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं उसको बार बार मेमोरी में क्या करते जाना, लोड करना। क्योंकि एक फंक्शन जो लोड होता है, मेमोरी में अपीयर होता है, अपना वर्क परफॉर्म करता है, वर्क के बाद वो अपना मेमोरी को क्या कर देता है। तो ये तो एक ही फंक्शन का 10 बार हो सकता है, 10 बार आप कर सकते हैं। जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो ये काम कौन करेगा? लिंकर और लोडर। ठीक है, लिंकर का काम है ये कि आपके प्रोग्राम में कितने फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शन का लिंक एस्टेब्लिश करके रखना कि यूज तो किसी का भी किया जा सकता है, और जिसका जिसका यूज हो रहा है उस फंक्शन को उठा के कहाँ डालना, मेमोरी में डालना। ये किसका काम हो जाता है? और ये दोनों रन टाइम बिहेवियर, दीज आर नॉट अ कंपाइल टाइम बिहेवियर। ठीक है, और यही चीजों को वो क्या करता है, ऐड करता है असेंबली कोड बनाने के बाद। समझ गए? ओके, ठीक। अच्छा, किसी लैंग्वेज का, जैसे पाइथन में कहा जाता है पाइथन इज अ रोबस्ट लैंग्वेज, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड, एंड मोस्ट ऑफ जितने भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है सब रोबस्ट हो जाते हैं। क्यों रोबस्ट हो जाते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्ट? रोबस्ट मीन्स व्हाट? जनरल मीनिंग क्या है रोबस्ट को? स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव। तो वाई दिस इज इफेक्टिव, क्या कहने का क्या सेंस है? रोबस्ट, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, इसमें दिमाग लगेगा ना थोड़ा सा। पाइथन के फ्रेमवर्क आप लिंक लगा सकते हैं, पर हमारा वर्ड सिर्फ है रोबस्ट। कैन वी से दैट सी इज अ रोबस्ट लैंग्वेज? व्हाई? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि सी को हम रोबस्ट है? अच्छा, तो रोबस्ट का सेंस आप किससे लेके जा रहे हैं? हम्म, अच्छा, सी 16 बिट का है, आज आप 64 बिट पे डॉस सेल से चला लेते हैं। अगर डॉस सेल नहीं होता तो सी चलता? वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे मैंने, आप, मैं डेव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टर्बो सी, ठीक है, 16 बिट के लिए बनाया गया है। ठीक है, हालांकि बाद में इसके वर्जन में कई स्टैंडर्डाइज अलग अलग हुआ है। 90 में स्टैंडर्डाइज किया गया है, उसको आंसी सी कहते हैं। उसके बाद 99 में किया गया है, जिसको C99 कहते हैं। ठीक है, आपका आंसी सी में 32 कीवर्ड तक का कंसेप्ट रखा गया है। 99 में 5 और कीवर्ड्स बढ़ गए, हो गए 37 हो गए। आप हिस्ट्री पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, 90 के पहले सी का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। 89 में अप्रूव किया गया, लेकिन इस वर्जन को नाम दिया गया C90, और इसी को नाम दिया गया दूसरा नाम आंसी सी। क्या कहा गया? आंसी सी। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो ज्यादातर क्या है, आंसी सी है, उसी स्टैंडर्ड में है। क्लियर? हालांकि इसके बाद भी स्टैंडर्ड दिया गया C90
नहीं, ठीक है, ओके। उस समय सी प्लस प्लस को, इस स्टैंडर्ड में सी प्लस प्लस को लेके भी सोचा गया, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि डॉस सेल अगर नहीं होता तो कैसे रन करता? नहीं, सेल से कैसे कराता, नहीं करता। तो 64 बिट है, कुछ भी इसमें फीचर लिखा गया है वो किस पे, कितने बिट के लिए लिखा गया हो? ये 16 बिट का मतलब ये है कि ये बस का कॉन्फ़िगरेशन, सो बस का या किसी भी चीज का प्रोसेसिंग का, हर चीज का कॉन्फ़िगरेशन ये 16 पे ही देखेगा, ठीक है। जबकि इनर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो 32 पे काम कर रहा है या 64 पे अरेंज कर रहा है, वो मेमोरी अलॉट कर रहा है 32 के अनुसार, कुछ भी कर रहा है 32 या 64 के अनुसार। आपका रिक्वेस्ट कितने के अनुसार है वो समझेगा ही, ठीक है। तो वो कहता है कि समझेगा, लेकिन उसको जो समझाया गया वो कि अगर मैं 64 हूं तो मैं 32 समझूंगा। उसको ये लॉजिक, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको ये लॉजिक दिया गया है कि किसी भी रिक्वेस्ट के लिए तुम मेमोरी बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा तुम 64 हो तो 64 रिजर्व करोगे, यानी पूरे के पूरे 64 बस में 64 सीटों का इस्तेमाल करो, नहीं तो कम से कम आधे का भी तुम काम करके कर सकते, ये उसको बताया गया। तो इसका मतलब है कि जो 64 का रिक्वेस्ट आ रहा है वो भी फॉलो अप होगा, और जो 32 का आ रहा है वो भी फॉलो अप होगा, लेकिन जो 16 का आ रहा है वो फॉलो अप, ये लॉजिक उसके पास, ये फंडा उसके पास नहीं, ठीक है। शुरू से ऐसे ही स्टैंडर्ड चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अभी भी आप कोई 32 बिट का, 64 बिट का आपका सीपीयू है, आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाइए चलेगा, 32 बिट का सॉफ्टवेयर चलाइए चलेगा, चलता है ना। 16 बिट का चलाइए नहीं चलेगा। और आप टर्बो की बात कर रहे हैं 16 की, अगर डॉस सेल नहीं होता तो नहीं चल पाता। नहीं, अगर दिमाग में कुछ अकड़म बकड़म है तो उसको निकाल लीजिए, ठीक है। अभी आप जो सी ऑन करते हैं कि किस में काम कराते हैं, डॉस सेल खुलता है ना। आपको सी बताते समय भी हम इस बात को वहां पे कहे थे, याद आ रहा होगा। और जो भी वो दूसरा चीज है यार, ये डॉस तुम इसको समझ रहे हो क्या, ये वाला डॉस समझ रहे हो क्या, किसी को डॉस सेल समझ रहे हो? अच्छा इसके वो ये नहीं है बाबा। अरे ये अगर आप डॉस सेल समझ रहे हो, ये इसको डॉस सेल समझ, अरे भाई तो यही आ रहे थे वहां पे, वो भी नहीं डॉस सेल। ये मैं बताता हूँ, ये देखिए टर्बो सी खुल रहा है, ये डॉस सेल। ये जैसे स्टार्ट करूंगा देखिएगा क्या आएगा, एक डॉस सेल सॉफ्टवेयर आएगा, देखिए डॉस बॉक्स लिखा। ये डॉस बॉक्स जो है अगर ये नहीं होता तो ये जो सी खुला नहीं खुलता, ये जो खुला ये नहीं खुलता, ठीक है। अब इसी से थोड़ा सा रोबस्ट में हम लोग को जाना है, ठीक है। जैसे सी रोबस्ट है, वो आपके हिसाब से रोबस्ट है क्योंकि डेवलपमेंट के हिसाब से तो सी पहले भी था, आज भी है, शायद कल भी रहेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से अनडाउटली वो रोबस्ट है, पर रोबस्ट हमारा सेंस प्रोग्राम को लेके, किससे है, प्रोग्राम को लेके, ठीक है। प्रोग्राम भी रोबस्ट रहेगा, ठीक है, वो हमको समझना है। तो इसका मतलब कि जो 16 बिट के लिए लिख दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, जो 16 बिट के लिए लिख दिया गया है वो 64 बिट पे डायरेक्ट आके रन कराएंगे, सी का प्रोग्राम रन करेगा। इसका मतलब कि कोई जो पहले 16 बिट पे लिखा गया होगा वो आज के डेट में 64 बिट के ओएस में वो रन नहीं करेगा, फेल हो गया, ठीक है। और जावा या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या कह रहा है, ठीक है, कि मैं आज भी हूं, मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, चाहे आप मेरा अमेंडमेंट करें या ना करें, मैं कल भी रन कर रहा था, आज भी रन करूंगा और कल भी रन करूंगा। नहीं बात समझे, मतलब कोई प्रोग्राम मैं जावा के वर्जन 2 में लिख दिया,
और वो रन करता आ रहा है। आज जावा हम 12 यूज कर रहे हैं, तब भी उस 2 का प्रोग्राम रन करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्ट, यानी वो चलता रहेगा, सतत रहेगा। वो 64 बिट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जावा भी हो गया, पर जावा 64 बिट है तो कर रहा है कि नहीं, मेरा पहले का जो भी है 32 बिट का हो, 16 बिट, जितने भी बिट का लिखे होंगे वो प्रोग्राम भी मेरे में रन करेगा, क्योंकि वो भी तो बाइट कोड में बनाना है, बाइट कोड से हमको फिर EXE बनाना है, तो वो हम कर लेंगे। अंतर ये होगा कि करंट में पहले पुराना PVM यूज हो रहा था या JVM यूज हो रहा था, अब उसी पुराने स्ट्रक्चर को, पुराने फॉर्मेट को, पुराने प्रोग्राम को नया JVM में आया, नया PVM फॉलो करेगा। पहले 16 बिट में कन्वर्ट कर रहा था, अब उसी बाइट को, ठीक है, वो 64 बिट में कन्वर्ट करे। दैट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्ट, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्ट। ओके, आपको अमेंडमेंट करना है कीजिए, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन करता रहेगा। ठीक है, ये तो अलग बात है कि 10 साल के बाद आप ही को जरूरत हो जाती है कि नहीं हमको चेंज करना है, ठीक है, आपकी यूज बढ़ जाती है। ठीक, रेलवे का लीजिए, पिछले 25-22 साल से ऊपर हो गया, रेलवे का वही पुराना वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है, कह रहा है कि मैं इस पुराने वाले सॉफ्टवेयर से खुश हूँ। वही यूनिक्स प्लेटफॉर्म है, और ये यूनिक्स में सी को यूज करके उसके सारे सॉफ्टवेयर बने हैं जिसमें डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। हाँ हाँ हाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे वो काम करता है, वो स्मार्ट पे नहीं काम करता, वो डम पे काम करता है। ठीक है, उसके पास मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, CPU नहीं होता है, सब मेन फ्रेम से कनेक्टेड है। हाँ, सर्वर मेन फ्रेम है, मतलब एक ही कंप्यूटर पे सबका लोड दिया गया है। ओके, वहां काम हो रहा है, और वो खुश है, कहता है कि आज तक हमको उस रेलवे में, रेलवे का ये कहना है कि आज तक इस सॉफ्टवेयर में हमको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, बैंक का तो चेंज हुआ है, नहीं, वो लिंक इज अनदर मैटर, द मैटर इज द सॉफ्टवेयर। ठीक है, रेलवे की जितनी भी काम होगी, हर काम के लिए जो उसने पुराना सॉफ्टवेयर अपना बनाया, चाहे जहां से भी बनवाया, TCS से बनाया, विप्रो से बनाया, व्हाटएवर, ठीक है, मेरे को लग रहा है शायद TCS है उसमें, वो सॉफ्टवेयर 100% परफेक्ट है, और रेलवे का कहना है इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, आज तक मेरा काम चल रहा है, रिजर्वेशन से लेके कैंसिलेशन से लेके किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपको दिखने में थोड़ा ये लगेगा कि क्वालिटी नहीं लगता है, टिकट आता है वही पुराना ढर्रे में आता है डॉट, ठीक है। बैंक में तो चेंज हुआ, बैंक पहले फॉक्स प्रो पे काम किया, पहले डीबेस पे काम किया, फिर फॉक्स प्रो पे काम किया, ठीक है, उसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच को पहले कंप्यूटराइज किया, फिर ब्रांच को इंटरकनेक्ट किया, तो वो लोग इस सब चीजों की जरूरत पड़ी। तो बैंक का सॉफ्टवेयर तो 4 बार 5 बार अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, रेलवे वही एक बार जो डेवलप कराया वो आज तक चला रहा है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज हमको आज तक नहीं दिखा। ठीक है, हाँ, एक चेंज है जो रेलवे किया, पहले इंटरनेट जब रेलवे को अटैच किया गया तो उसमें एक काम किया कि अपना वेबसाइट बना दिया। ठीक है, वेबसाइट बना दिया, आपको जोड़ लिया कि भैया अब आपको रिजर्वेशन कराना है, आप इंटरनेट से जुड़ जाओ। पहले तो काउंटर पे आना पड़ता था, अब आप इंटरनेट से जुड़ जाओ। जुड़ गए, कहा कि वेबसाइट के साथ एक सर्वर बना दिया, वेब सर्वर। ठीक है, और इस सर्वर को हम एक इंटरमीडिएट सर्वर के साथ जोड़ के अपने मेन सर्वर से क्या कर दिया, लीक। ठीक है, मतलब यहाँ का डाटा इसके पास भी है और यहाँ का डाटा इसके पास भी है, लेकिन इमीडिएट कुछ नहीं होगा, इमीडिएट एक्सेस नहीं होगा। इसके लिए हम बीच में कुछ लॉजिक बना देंगे कि हाँ भैया यहाँ जो आया 20 सेकंड के बाद वेरीफाई होके तब यहाँ हो सकता है कि यहाँ डाटा में कोई वायरस हो, ठीक है, कुछ इसमें मॉलवेयर अटैच हो, कुछ भी अटैच हो, तो यहाँ से जब तक फिल्टर नहीं होगा यहाँ नहीं आएगा। तो बीच में एक काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ ले जाए। ठीक है, आपने रिजर्वेशन किया, पैसा विड्रॉ किया, यहाँ पर सीट बुक हो, ओके, ये काम किया। तो यहाँ आज भी वही काम कर रहा है, जो पुराना टेक्निक है वही है, नए नए चीजों को उसके साथ क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है। तो रेलवे कह रहा है कि मेरा तो काम चल रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, सॉफ्टवेयर चेंज करूँ, मान लेते हैं दिक्कत आने लगे, तो डायरेक्ट रूप से पब्लिक को दिक्कत।
नहीं, बुकिंग करें, रिजर्वेशन करें और रिजर्वेशन में किसी तरह की दिक्कत आने लगे तो डायरेक्ट रूप से किसकी दिक्कत हो जाएगी? आपकी। ठीक है, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रेलवे जिंदगी भर उसी सॉफ्टवेयर को यूज करता रहेगा, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी तक तो उसी वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म हम लोग रोबस्ट टर्म पे थे। आई आई थिंक कि रोबस्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर आज से 10 साल 15 साल पहले अगर कोई सॉफ्टवेयर बना दिया जाए और वो 16 बिट पे बना दिया जाए, 16 बिट के लैंग्वेज पे, ठीक है, मान लीजिए सी पे, और वही आज 64 बिट पहले भी वो रन कर रहा था, EXE बना दिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम दे दिए। उस समय वो ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट का था। ठीक है, रन कर गया, EXE बना के दे दिए, रन कर गया। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक, उसके बाद 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, पुराना प्रोग्राम वही है, वही EXE। कहा कि 32 बिट में तक भी ठीक है, चल गया। डबल वाला तो हाफ तक फॉलो करेगा, अभी बताया, ऑलमोस्ट सारा होता है। अब आ गए 64 बिट। अब वही प्रोग्राम जो 16 बिट पे बना हुआ है 64 बिट को देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्या उसे EXE को फॉलो करेगा? नहीं करेगा, लिखेगा, मैसेज आ जाएगा 64 बिट प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसका मतलब कि सी पावरफुल होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। अब उसको रन कराना है तो आपको डॉस बॉक्स जैसे अलग अटैचमेंट को उसमें यूज कीजिए, थर्ड पार्टी। अब आते हैं पाइथन में या जावा में, आते हैं वर्जन 2 में कोई प्रोग्राम लिख दिया गया। ठीक है, उस समय मान के चलते हैं कि 16 बिट। ठीक, तो उसका पीवीएम जेवीएम जो भी होगा सब 16 बिट के अनुसार होगा। प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, बाद में पीवी ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट हो गया, पीवीएम जेवीएम भी क्या हो गया? 32 बिट हो गया। ठीक है, ओके, प्रोग्राम अभी भी 16 बिट है, पर नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप मेरे को दीजिए 16 बिट को, बाइट कोड है, मैं फॉलो करूंगा, मैं 32 बिट में बदल दूंगा। ठीक है, फिर ओएस हो गया आपका 64 बिट पे, आपका पीवीएम जीवीएम जेवीएम भी आधारित हो गया कितने पे? 64 पे। प्रोग्राम अभी भी किस पे रन कर रहा है? 16 बिट वाला। तो कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीवीएम जेवीएम है, मेरा बाइट कोड है, मैं तो फॉलो करूंगा, और जब EXE बनाऊंगा तो बना दूंगा 64 बिट। इसका क्या मतलब है कि 16 बिट का बना हो, चाहे 32 बिट का हो जाए, 64 बिट का हो जाए, 128 बिट का हो जाए, जब तक आप उस प्रोग्राम को खुद से चेंज नहीं करते हैं वो रन करता रहेगा। एंड दैट इज अ मीनिंग ऑफ रोबस्ट। कल के लिए भी था, आज के लिए भी है, और कल के लिए भी। दैट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्ट। ओके, पाइथन वर्जन 3.9 बहुत सारा आ गया है। हाँ बिल्कुल था। हाँ, कराइए, करता है, बिल्कुल करेगा। किसमें वर्जन? नहीं, वर्जन, व्हाट डू मीन बाय वर्जन? हाँ, क्या मॉडिफिकेशन? नहीं, नॉर्मली मॉडिफिकेशन बहुत कम होता है। हालांकि पाइथन के वर्जन में कुछ मॉडिफिकेशन है। ठीक है, वर्जन में कुछ मॉडिफिकेशन है। ठीक है, नहीं वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यू फीचर के ऐड होने से सिर्फ ये होगा कि नया में नया फीचर मिलेगा, पुराने में वो फीचर नहीं है। ठीक है, ओके, ऐसा नहीं होता है कि नए फीचर आने से पुराने फीचर हटा दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा अमूमन नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अगर सिंटैटिकली डिफरेंस आ जाए तो मामला अलग है। ठीक है, हालांकि पाइथन के साथ, पाइथन एक डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन में बहुत पावरफुल भी लैंग्वेज है और बहुत ऑर्थोडॉक्स भी रहा है। तो इसके वर्जन में थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, किसी किसी वर्जन में। जैसे पाइथन 2 पॉइंट समथिंग वर्जन को यूज कीजिएगा तो उसमें जो प्रिंट होता है बिना ब्रैकेट के ले लेता है, ब्रैकेट जरूरत नहीं होता, प्रिंट हेलो, प्रिंट डबल कोट हेलो, हो गया। लेकिन जो थ्री थ्री या थ्री के बाद जो हम लोग यूज करते हैं वो कहता है कि बिना बिना जब भी आपको प्रिंट देना होगा क्या देना होगा? ब्रैकेट के साथ देना। हम लोग सारा ब्रैकेट के साथ यूज किए थे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट है। हालांकि इसके बारे में लिटरेचर भी लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं पढ़िएगा, मिल भी जाए। हाँ
हाँ हाँ हाँ थ्री को, हाँ हाँ ठीक है। तो ये देखो, अब ये, हाँ ये मैटर नहीं है, इसलिए भी नहीं है कि प्रिंट आप डबल कोट में लिखें, प्रिंट आप विदाउट कोट में लिखें, क्योंकि इस कोट से आपको डायरेक्ट रूप से मतलब है, उस पीवीएम को डायरेक्ट रूप से कोई मतलब नहीं है। वो पीवीएम इसका मतलब है कि बिना कोट को भी फॉलो कर रहा है और कोट के साथ भी फॉलो कर रहा है। ओके, तो आप पाइथन का कोई पुराने वर्जन का भी अगर प्रोग्राम है और उसका EXE बना है या EXE मोड अवेलेबल है, तो आप उसको नए वर्जन में भी रन करा सकते हैं। ठीक है, हाँ EXE बनता नहीं है, ये वो लाइन बाय लाइन बनता है। हालांकि इसमें चेक करना होगा, कोई एक फाइल बनाता जरूर होगा, कहीं रखता जरूर होगा। ठीक है, EXE का मतलब क्या होता है, एक लाइन पढ़ा, आपके हाई लेवल को पढ़ा, बाइट कोड में कन्वर्ट किया इन द सेम स्पॉट, बाइट कोड को पढ़ा पीवीएम, उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, EXE। ये सारा काम एक ही मोमेंट में हो रहा है। नहीं नहीं समझे, फिर से। हाँ बनाए, हाँ हाँ, नहीं नहीं, दिक्कत यह है कि EXE फाइल सेव करता है कि नहीं करता है, ये भी चेक करना होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो बफरिंग लाइन बाय लाइन भी कर रहा होगा, तो कहीं तो कोड का कन्वर्जन वो कर रहा है ना, तो कहीं तो टेम्पोररी कुछ वो व्यवस्था बना रहा होगा ना। ठीक है, वो टेम्पोररी व्यवस्था जानना होगा। हालांकि इस पर हम बहुत दिन हम भी रिसर्च किए थे, फिर बाद में कुछ रिजल्ट हमको नहीं आया। ठीक है, तो फिर बीच में छोड़ दिए थे। वो देखना, चेक करने का चीज है कि क्या EXE तो बनाता ही है, लेकिन EXE नाम का फाइल बनाता है कि नहीं बनाता। ठीक है, इंटरप्रेटर में नॉट डायरेक्ट रूप से EXE का कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं होता। आप लोग क्यू बेसिक में पढ़ हैं, क्यू बेसिक में कहा EXE बनता था, बनता था। अरे बैस किए, रन कराया, रन कर गए, EXE कहाँ बनता था। इसमें इसमें कंपाइलर में हो गया, पहले कंपाइलेशन फिर रन हो, ये हमेशा दो मोड में। इंटरप्रेटर में कहाँ कंपाइलेशन होता है, इंटरप्रेटर में एक लाइन को फॉलो किया, चेक किया, उसी समय रन कर दिया। ठीक है, लेकिन रन भी किया तो EXE बनाया ना, तब ना रन हुआ। तो वो जो EXE बनाया, क्या वो बफर में ही रख के रन करा दे रहा है, या कहीं पे फाइल में स्टोर करके उसको रख रहा है। अगर रख रहा है, ये पता चल जाएगा किसी फाइल में रख रहा है और उस फाइल को रिट्रीव करने का कोई तरीका है, तो पाइथन में भी उस EXE फाइल को जाना या पाया जा सकता है। उस दिन हम किए थे इसमें R&D किए थे 1-2 दिन। ठीक है, तो कुछ कुछ लोगों का कहना है कि EXE बनाता है, रखता है। किन्हीं का कहना है, फाइल के बारे में डायरेक्ट कोई नहीं बोल रहा था, ये कह रहा था कि मेमोरी कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा रहा होगा, जहाँ पे सोर्स कोड को पहले बाइट कोड को फिर किस में बनाता होगा, पीवीएम EXE में बनाता होगा, तब वो इसको देता होगा। ठीक है, तो उतने दौरान तो वो मेमोरी में रखता होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मेमोरी पे वाला कंसेप्ट पे ज्यादा रहा कि मेमोरी में रखता होगा। ये किसी ने नहीं कहा कि फाइल में कहीं रखता होगा, ये हमको नहीं मिला उतना। अगर ये मिल जाए तो वो फाइल जाना जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हमको देखने के लिए, और जो जुपिटर पांडा ये सब है, इसमें थोड़ा घुसना पड़ेगा, वो लोग के कंसेप्ट से जानना होगा कि ये क्या बात है। ऑर्थोडॉक्स मतलब सब आ जाए, ऑर्थोडॉक्स आजकल क्रिकेट में स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। ठीक है, मतलब कि कभी ऑफ स्पिन फेंक दिया, कभी लेग स्पिन फेंक दिया, कभी गुगली फेंक दिया। ठीक है, मतलब ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, मतलब हर बार देख रहे हैं तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, उसके स्टाइल में कुछ चेंज लग रहा है, ऑर्थोडॉक्स।
बहुत लोग छट जाते हैं ऑर्थोडॉक्स स्टाइल के केस में, ठीक है। तो उस तरह से इसमें ये लैंग्वेज में ऑर्थोडॉक्स, मेरा कहने का सेंस ये था कि ये फंक्शनल भी है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ठीक है। कभी कभी देखने में लगता है कि फंक्शनल है, कभी कभी देखने में लगता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यही है, ठीक है ना। सी वाई का भी काम कराता है, जी वाई का भी काम कराता है। जी वाई में है तो सी वाई में जा सकते हैं, सी वाई से जी वाई में जा सकते हैं, ठीक है। हम इसके इस नेचर की वजह से इसको हम क्या कहें, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। मोनो जैसे मोनो वर्ड मतलब आप समझती हैं, तो मतलब इसका ये मतलब नॉर्मली निकालिए कि जिसको किसी एक ही बिहेवियर के लिए यूज किया जाए, मोनो। तो आपका उसमें अ, एक तरह का मतलब क्या हुआ, आप कितने, आपके कंप्यूटर में कितने तरह के प्रोग्रामिंग होंगे, दो ही कैटेगरी होगी, क्या क्या, दो कैटेगरी, एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। पाइथन एप्लीकेशन, तो उसको आप उसमें मोनोलिथिक्स में रख सकते हैं। जावा एप्लीकेशन, डॉट नेट एप्लीकेशन, सी सिस्टम है, तो सी को क्या मोनोलिथिक्स कह सकते हैं, इसमें दोनों होगा, सी प्लस प्लस दोनों होगा, ठीक है। कोबोल मोनोलिथिक्स, फॉर्ट्रन मोनोलिथिक्स, पास्कल, क्योंकि वो उसमें एक ही तरह का काम आप कर सकते हैं जो बताए, हाँ। प्री डिफाइंड बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जैसे फ्रेमवर्क कुछ है नहीं। फ्रेमवर्क मतलब ये है कि खिड़की दरवाजा सब बना दिया गया है, शीशा नहीं है, और आपको लगता है कि उसमें शीशा लगाइए, आपको लगता है फाइबर लगाइए, आपको लगता है तो ग्रीन ग्लास लगाइए, आपको जरूरत है तो रेड ग्लास लगाइए, वो आपको छोड़ दिया, नहीं समझे, क्योंकि ये आपको यूज है। लेकिन ये तय है कि आप भी यूज करेंगे तो खिड़की चाहिए, ये भी यूज करेंगे तो खिड़की चाहिए, वो भी यूज करेंगे तो खिड़की चाहिए, लेकिन आपका खिड़की का अलग है। आप चाह रहे हैं कि कांच का खिड़की हो, वो चाह रहा है फाइबर का हो, आप चाह रहे हैं ब्लू हो, वो चाह रहा है रेड हो, तो जैसा चाहिए वैसा इस्तेमाल कीजिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम वर्क। इसके लिए बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी लाइब्रेरीज बना के दे दी जाती हैं, आपको उन लाइब्रेरीज को अपने हिसाब से क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। और डॉट नेट आपका पूरा ये फ्रेमवर्क पे ही काम करता है, ओके। आपका पाइथन का भी फ्रेमवर्क है ये, जैंगो, ठीक है। जैंगो, जैंगो में भी आप थोड़ा थोड़ा काम अगर पढ़िएगा तो अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन अब आएगा थोड़ा थोड़ा, जैंगो के बारे में पढ़िएगा। हाँ, अरे ये सब पढ़ोगे खाली, सी पाइथन देखो ना उसमें क्या लिखा होगा, सीओ से जोड़ दिया होगा उसको, ठीक है। नेटिव नेटिव पैकेज है पाइथन में, पाइथन कहता है कि हम सी के भी सोर्स कोड को सपोर्ट कर जाते हैं, सी प्लस प्लस के भी सोर्स कोड को सपोर्ट कर जाते हैं, ठीक है। यानी आप चाहें तो मेरे कुछ वर्क के लिए सी सी प्लस प्लस के कोड को भी लिख सकते हैं, इसीलिए ना हम इसको ऑर्थोडॉक्स नाम दे दिए हैं, ठीक। तो अब पाइथन 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 अचानक पता चला कि सी का कोड लिखा हुआ है, रन कर रहा है, ठीक है। तो नेटिव जावा में भी होता है ये काम, आप जावा में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं मिलता है करने के लिए, आपके पास तो सब चीज बना बनाया रहता है, आपको सिर्फ यूटिलाइज करना होता है। और लैंग्वेज में कुछ डिफॉल्ट दे दिया जाता है, 10-20 और लैंग्वेज का सपोर्ट दे दिया जाता है, जैसे जैंगो में है, ठीक है, वो कहता है कि पाइथन के कोड को हम सपोर्ट करते हैं, फ्रेमवर्क है, ओके। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पाइथन ही का कोड होगा, और भी पाइथन के अलावा कुछ कोड को सपोर्ट करता होगा, ठीक है?
हम्म